नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये वीडियो है एक खास वीडियो के लिए। 2019 और 2020 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन यूट्यूब पर। उस समय मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे, ठीक है। तो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे पास उस समय के, जो हम आपके सामने देने जा रहे हैं। तो अब जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर है सीपीसी का, जो मैंने 2018 दिसंबर से लेके 2019 में पढ़ाया था। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, तो हमें लगा कि जब ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रह सकता है। अगर कुछ अमेंडमेंट हुआ एक दो तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बाकी आपके लिए यूजफुल रहेगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये सीरीज है, चलती रहेगी, आप लोग इसको देखते रहिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जब भी इसको पढ़ने के लिए बैठो अपने साथ बैरक लेके जरूर बैठना। आप बैरक लेके बैठोगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाएगा और याद भी आ जाएगा। तो देखिए आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, क्योंकि जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था प्रीलिमिनरी स्टार्टिंग कहता 1 से 8 कर लिया। आज हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है और पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 की। आप लोग अपने डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सीपीसी के अंदर कॉग्निजेंस की। अगर आपको पता होगा तो हम कॉग्निजेंस की बात सीआरपीसी में भी करते हैं। तो सीपीसी में कॉग्निजेंस की बात कहाँ की गई? सेक्शन नंबर 9 में। तो पहले तो हम सेक्शन नंबर 9 के साथ सीआरपीसी का ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कॉग्निजेंस की बात करते हैं उसको कोरिलेट करेंगे, क्योंकि जो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल वर्ड जो हमने पढ़े थे वो सीआरपीसी में पढ़े हैं। आपको पता होगा डेफिनेशंस पढ़े थे हमने 2C एंड 2L, जो हमें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मैटर की बात बताता है। और मैटर को जब कभी भी कोर्ट के सामने जाता है बाय FIR, बाय कंप्लेंट या स्व मोटो, तो कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेती है। वहाँ कॉग्निजेंस लेती है सेक्शन 190 में। तो सबसे पहले हम इसके साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे सेक्शन 190। तो हम आते हैं सेक्शन 190 पे। सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी याद करना आसान है। वहाँ 190 है और यहाँ पर 9 है, तो जो दोनों ही कॉग्निजेंस की बात करती हैं। सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लिया जाता है 3 कंडीशन में। पहला आता है पुलिस रिपोर्ट, दूसरा आता है आपका कंप्लेंट, और तीसरा कोर्ट स्व मोटो या अदर इंफॉर्मेशन। यहां पर कहता है सेक्शन 9 कि किन का कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, तो बोला सभी सिविल सूट का कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, जब तक कि उसको बार न कर दिया जाए कि आप ये मैटर नहीं दे सकते। क्यों या इस वर्ड को यूज करना पड़ा? जब तक कि आपको मना न कर दिया जाए। अर्थात सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5 बोथ आर सिविल मैटर, बट उन्होंने स्टिल कहा है कि यहाँ पर सीपीसी अप्लाई नहीं होती। तो इसलिए सेक्शन नंबर 9 कहता है कि आप सारे सिविल सूट को जो है ट्रायल करेंगे, अदर देन जब तक कि आपको एक्सप्रेसली या जब तक कि आपको इम्प्लाइडली उसके लिए मना नहीं किया गया है। तो हमने सेक्शन 9 को डिवाइड किया है। सेक्शन 9 ऑल सिविल सूट आप ट्रायल कर सकते हैं, आप उसको कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो याद रखना ट्रायल एंड कॉग्निजेंस जो वर्ड यूज़ किया गया है सीपीसी के अंदर, वो कहाँ किया गया है? सेक्शन नंबर 9 में। वही सीआरपीसी की बात करते हैं तो 190 के अंदर, और वहां पर कितनी ट्रायल है? 4 ट्रायल है। सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। ऐसा यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पिक्यूनियर जुरिडिक्शन चलता है, सब्जेक्ट मैटर का चलता है। तो हमने पहला किया कि जब तक कि इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली आपको मना नहीं किया गया है, आप सारे सिविल मैटर के नंबर 2 कहते हैं ऑल सिविल सूट्स की आप ट्रायल कर सकते हैं। नंबर 3 को मैंने डिवाइड किया है एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है आपको, क्या कहता है? व्हाट डू यू मीन सिविल नेचर सूट। तो अगर आपसे पूछा जाए सिविल प्रकृति की वाद की परिभाषा कहाँ दी गई है, सिविल प्रकृति की वाद की परिभाषा, सिविल नेचर की सूट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में। ये आपका जूनियर लॉ ऑफिसर का क्वेश्चन है। कहाँ का है? जूनियर लॉ ऑफिसर। तो आ जाएगा नेचर ऑफ सिविल सूट। नेचर ऑफ सिविल सूट। देन आता है नंबर 2, और नंबर 2 में कहा है कुछ सिविल सूट जो है, सिविल सूट में क्या आते हैं? हमें 2 तरह की चीजें पता है। सिविल सूट में क्या आता है? आपके सर्विसेज आ सकती हैं, आपके सोशल पोस्ट आ सकती हैं, या जितने भी रिलीजियस रिलेटेड मैटर हैं वो सारे हमारे सिविल सूट्स हो सकते हैं। सिविल सूट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जहां आपके राइट डैमेज हो रहे हो। क्या डैमेज हो रहे हो? आपके राइट टॉर्ट पढ़ा था हम लोगों ने, हमने देखा था SAB वर्सेस वाइट,
जिसमें कहा था उसको वोट देने का राइट था, रोक दिया गया, तो उसको काहे का राइट था? वोट देने का। जिसको उसे वोट देना था वो पर्सन भले ही जीत गया हो बट उसके राइट को डैमेज हुआ है, दैट इज अ सिविल नेचर। तो जब भी रिलीजियस की बात आती है, हम सबको मानने का अधिकार है, तो उन्होंने कहा कि ये सिविल नेचर के सूट हैं जो आपकी सोशली हो सकती हैं, आपकी रिलीजियस रिलेटेड हो सकती है, आपकी पोस्ट रिलेटेड हो सकती हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है जब हम बात करते हैं ऑफिस की, आपके पोस्ट की, ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो सैलरी बेस्ड हो, वो कैसे भी हो सकती हैं। देन आता है हमारे पास, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ने आपको क्लियर कर दिया। देन आता है आपके पास जुरिस्डिक्शन। जुडिक्शन कैसा हो सकता है? आपके बैरक में 4 तरह का जुडिक्शन नहीं लिखा है, अगर आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जुडिक्शन क्या होता है। लेकिन जुडिक्शन हमें आपको बता देते हैं, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग 4 तरह के जुडिक्शन है। सबसे पहला आता है टेरिटोरियल। क्या लिखा मैंने सबसे पहले? टेरिटोरियल। हिंदी वाले लिखिए क्षेत्राधिकार संबंधी, इंग्लिश में कहते हैं टेरिटोरियल जुडिक्शन और हिंदी में बोलेंगे क्षेत्राधिकार संबंधी। नंबर 2 पे आता है आपका सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, जहाँ पर आपका सब्जेक्ट मैटर है वहाँ पर आप कर सकते हैं विषय वस्तु संबंधी, हिंदी में बोलते हैं विषय वस्तु संबंधी, विषय वस्तु संबंधी। नंबर 3 आता है हमारे पास जो बात करता है पिक्यूनरी जुडिक्शन। अब आपको याद होगा इससे पहले हमने पिक्यूनरी जुडिक्शन कहाँ देखा था? इससे पहले हमने पिक्यूनरी जुडिक्शन देखा था कहाँ पर? तो बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 में। तो आ गए सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 में अपन ने 3 तरह का पिक्यूनरी जुडिक्शन देखा। पहला देखा 2 लाख रुपीस तक, इन राजस्थान 2014 के अमेंडमेंट की वजह से 2 लाख रुपीस तक करेगा हमारा सिविल कोर्ट, 2 लाख 1 रुपये से लेके 5 लाख तक करेगा सीनियर सिविल, और 5 लाख 1 रुपये से लेके अनलिमिटेड तक करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो पिक्यूनरी जुडिक्शन देखेंगे। और 4th वन कहता है जुडिक्शन कैसा? तो कहता है ओरिजिनल जुडिक्शन या अपीलेट जुडिक्शन। तो टोटल हमारे पास कितने जुडिक्शन हो गए? 4। इन 4 जुडिक्शन को जो है कोर्ट हेल्ड करता है, देन वो कॉग्निजेंस लेता है इन सिविल मैटर जब तक उसको बाहर नहीं करते जाता है। ये पूरा का पूरा आपका सवाल है। सेक्शन नंबर 6 आपका आंसर सही है। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपका आरजेएस मेन का भी बनता है और साथ ही साथ जूनियर ऑफिसर में भी इसका आंसर क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे कहते हैं स्टे ऑफ सूट। इसे और क्या कहते हैं आप सबको पता है। स्टे ऑफ सूट के साथ साथ इसे और क्या कहते हैं आप सबको पता है? इसे कहते हैं रेस सब जुडाइस। क्या बोलते हैं इसको? रेस सब जुडाइस। लिखेंगे हम इसको साथ में, रेस सब जुडाइस। रेस सब जुडाइस। सेक्शन नंबर 10 को रेस सब जुडाइस क्यों बोलते हैं? इसका रीजन क्या है? हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 की। सेक्शन नंबर 10 क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आरजेएस का क्वेश्चन है आपका, प्री का भी और मेन का भी। सेक्शन 10 कहता है कि इंडिया के पहले से किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में आपका एक मैटर चल रहा है, सेम पार्टी सेम टाइटल, उसी मैटर में आप इंडिया के दूसरे कोर्ट में चले जाते हो। ऐसा होता है, हमारे एक पार्टी जो है एक डिस्ट्रिक्ट पे बैठी है, वहाँ पे वो प्लेंटिफ वो डिफेंडेंट है, दूसरी पार्टी वो जो डिफेंडेंट था वो यहाँ के प्लेंटिफ बन जाता है और वो केस फाइल कर सकता है। करते रहते हैं क्योंकि हमें तो न्याय चाहिए और हमें तो कोर्ट को भटकाना है। हमें ये सिखाया गया है कि लंबा केस चलाते जाओ, सदियों तक केस चलाते जाओ। सिविल मैटर में कोई ज़मीन किसी के पास नहीं जाएगी, वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, ना तेरी ना मेरी। इसी थॉट को लेकर वो चलते हैं। तो कहता है सेक्शन 10 कि इंडिया के किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पहले से एक मैटर चल रहा है, उन्हीं पार्टीज के बीच उन्हीं टाइटल के साथ हम क्या कर रहे हैं? वापस एक केस फाइल करते हैं दूसरे इंडिया के कॉम्पिटेंट कोर्ट में, या फिर ऐसे कोर्ट में जो आउट ऑफ इंडिया में है बट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। देन क्या होगा? तो बोला दूसरी कंडीशन में आप सूट इंस्टीट्यूट तो कर सकते हैं बट आपकी प्रोसीडिंग तब तक रोक दी जाएगी जब तक कि पहले वाले का डिसीजन आ जाए। क्या कहा? सेकेंड टाइम में सब्सटेंशियली के अंदर हम आपके सूट को इंस्टीट्यूट तो कर लेंगे, लेकिन सूट को तब तक स्टे करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है स्टे ऑफ सूट, स्टे करेंगे जब तक कि पहले वाले का डिसीजन ना आ जाए। अब क्या कोर्ट एक अंतर्यामी है? क्या को कोर्ट को पता चलेगा कि पहले से मैटर चल रहा है? तो कौन आके बताता है? एडवर्स पार्टी। क्यों मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि एडवर्स पार्टी करती है? क्योंकि हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 11 कहता है फॉर्मर सूट, और फॉर्मर सूट में कहा गया है कि सूट जो पहले डिसीजन आया, चाहे वो पहले इंस्टीट्यूट किया हो चाहे वो बाद में किया गया हो, अगर बाद में एडवर्स पार्टी ने नहीं किया और डिसीजन इसका आ जाता है तो पहले वाला सूट खत्म हो जाएगा। तो सेक्शन 10 को याद करने के लिए आपके पास एक तरीका है, और तरीका ये है आपको इसको पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पॉइंट चलेगा आपका, पहले से कॉम्पिटेंट कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है। नंबर 2, मैटर कैसा हो सकता है?
डायरेक्ट या सब्सटेंशियली चल रहा है। नंबर 3 क्या हो सकता है, सेम पार्टी। नंबर 4 सेम टाइटल। नंबर 5 सेकंड सूट इंस्टीट्यूट करने जा रहे हो इंडिया के ही किसी ऐसे कोर्ट के अंदर। और नंबर 6 कोर्ट उस सूट को इंस्टीट्यूट करेगी, एक्सेप्ट करेगी, पर प्रोसीडिंग को रोक देगी। कब तक रोक देगी, जब तक कि पहले वाले का डिसीजन नहीं आ जाता है। और 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ एक्सप्लेनेशन। क्या है ये, एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, आरजेएस प्री का क्वेश्चन है आपका कि अगर ऐसा कोई सूट जो फॉरेन में चल रहा है, तो फॉरेन कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है और उसी मैटर पर अगर आप इंडिया में दूसरा सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो वहां पर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। वहां पर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपका प्री का क्वेश्चन है कि अगर फॉरेन में पहले से कोई सूट इंस्टीट्यूट है, उसी मैटर पे इंडिया में दोबारा सूट फाइल किया जा सकता है या नहीं। तो आंसर था किया जा सकता है। क्या वहां पर सेक्शन 10 रोड़े अटका सकता है, नहीं। वहां पर सेक्शन 10 किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं करेगा और ना ही वो आपको सूट को स्टे करेगा। तो क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है। इसको अगर आप ऐसे पॉइंट्स में याद करेंगे तो इजी वे में आपको परमानेंट याद हो जाएगा। ये पूरे चांसेस है आरजेएस मेन के क्वेश्चन बनने में। तो आपके पास सवाल बनता है पहला, रेस ऑफ जुडाइज कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन नंबर 10 कहता है। क्या दूसरी मैटर को सूट को रोकता है या इंस्टीट्यूट करता है, किस सब सूट इंस्टीट्यूट तो करता है बट ये फर्दर प्रोसीडिंग को रोकता है। तो ये बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 की हमारी एक और चीज है जो हमारी बात आती है कि क्या ग्राउंड्स है इसके पास, तो आता है सेम कोज ऑफ एक्शन और 2 पार्टीज का तो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। ये एग्जिस्टेंस में कब आता है, सवाल आया सेक्शन 10 एग्जिस्टेंस में कब आता है, तो आता है आफ्टर इशू सेटलमेंट, विवादकों की विरचना के बाद। जैसे ही पता चलता है कि साहब पहले भी मैटर हो रखा है, वो वहीं रोक देता है। नहीं तब तक तो पता नहीं चलता है, जब तक दूसरी, क्योंकि जाते कैसे पता चलेगा, जब तक दूसरी पार्टी नहीं आएगी, नहीं करेगी। क्योंकि हमने देखा था ऑर्डर नंबर 1 से 15 तक, 15 के अंदर हियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो जैसे ही 14 में इशू सेटलमेंट होता है वो वहीं रुक जाता है। तो क्या सवाल आता है आपके पास, सेक्शन 10 किस दिन आता है, तो सूट इंस्टीट्यूट को नहीं रोकता है, ये फर्दर ट्रायल को रोकता है। और इसका एग्जिस्टेंस कब आता है, तो आता है सब्सटेंशियल सूट में इशू सेटलमेंट के पश्चात। क्या कहा, लिखिए सेक्शन 10 इशू सेटलमेंट के पश्चात एग्जिस्टेंस में आता है और ये फर्दर ट्रायल को रोकता है। तो सेक्शन 10 वेरी इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जिसको आपको अच्छे से इसको याद करना है। और सेक्शन नंबर 11 आपकी बात करता है, सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है आपको, तो देखिए रेस जुडिकेटा, आपने एक वर्ड सुना होगा रेस जुडिकेटा, रेस जुडिकाटा, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राग न्याय। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, प्राग न्याय। अब ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 11 कहता है इंडिया के किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, पहला वर्ड क्या आया, इंडिया के किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पहले किसी मैटर को डिसाइड कर दिया है, ठीक है। दूसरा, सेम पार्टी और सेम पार्टी के बीच में या उनके इंटरेस्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। तीसरा, उसी टाइटल में। चौथा, कैसे डिसाइड किया, या तो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली। नंबर 5वां, उसी मैटर पर इंडिया के किसी अन्य कोर्ट में, किसी अन्य कॉम्पिटेंट कोर्ट में कोई सूट इंस्टीट्यूट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। क्या बोला, पहला इंडिया के किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर चुका है। नंबर 2, सेम पार्टी और सेम इंटरेस्टेड पर्सन। नंबर 3, सेम टाइटल, डिसीजन चाहे डायरेक्टली सब्सटेंशियली डिसाइड किया जा चुका है। तो फर्दर देन उस सूट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फर्दर देन उस सूट को स्वीकार ही नहीं करेगा। क्लियर। तो 10 और 11 में क्या अंतर हुआ, 10 कहता है सूट एक्सेप्ट तो करेगा बट ट्रायल नहीं करेगा, 11 कहता है सूट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि कंप्लीट मैटर हो चुका है। तो सेक्शन 11 का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, 3 चीजें इनका उद्देश्य है। तो आता है ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 10। क्या आता है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 11। इसके 3 ऑब्जेक्ट हैं। नंबर 1 कहता है मुकदमेबाजी का अंत करना, नंबर 1 कहता है
मुकदमेबाजी का अंत करना, एंड्स ऑफ लिटिगेशन। नंबर 2 कहता है लॉ और कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को रिकॉग्नाइज करना। क्या कहा? विधि और न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों को मान्यकृत करना, बार बार उसकी प्रोसीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और नंबर 3 कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्यूल सूट, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्यूल सूट, दोहरे वाद से संरक्षण देना। क्या वर्ड यूज किया मैंने? दोहरे वाद से संरक्षण देना, अर्थात आर्टिकल 20 का 2। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया आर्टिकल 20 का 2, तो हम इसमें लिखेंगे आर्टिकल 20 का 2, और वो भी यही कहता है ड्यूल प्रोसीडिंग को रोकना, दोहरे वाद से डबल जियोपार्डी, किसी भी पर्सन को एक ही मैटर पे एक बार से अधिक पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, और ये भी यही कहता है। तो हमने क्या बताया आपको? रेस जुडिकेटा को याद करने का तरीका 5 तरीके हैं आपके पास। सेम कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा पहले डिसीजन हो चुका है, सेम पार्टी, सेम इंटरेस्टेड पर्सन, सेम टाइटल, डायरेक्टली या सब्सटेंशियली डिसीजन हो चुका है। सेकेंड सूट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नंबर सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या था इसका? पहला एंड्स ऑफ लिटिगेशन, मुकदमेबाजी का अंत करना। नंबर 2 क्या था? एंड्स ऑफ हो गया आपका। नंबर 2 आता है आपके पास ड्यूल प्रोसीडिंग को रोकना, डबल जियोपार्डी यहाँ अप्लाई हो जाता है। और नंबर 3 कहता है आपका कि क्या करेंगे कि कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्लियर? और इसके साथ हमने लिखा 20 का 2 आर्टिकल। इसके साथ सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन लिखेंगे? तो हमारा पास आता है सीआरपीसी सेक्शन नंबर 300। याद आ गया? सीआरपीसी सेक्शन में 300 भी यही कहता है एक बार किसी पर्सन को एक्विटल कर दिया या कन्विक्शन दे कर दिया, उसी मैटर में दोबारा उसको नहीं लाया जा सकता। तो क्या आ गया? डबल जियोपार्डी। 20 का 2 सीआरपीसी। ये का ये नेचर हम एविडेंस एक्ट में भी पढ़ते हैं। एविडेंस एक्ट में कहाँ पढ़ते हैं? तो आता है आपके पास एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट को शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? IEA। क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में? IEA। तो आता है आपके पास IEA, और IEA का कौन सा सेक्शन कहता है? 40। IEA इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 40। तो क्लियर हो गया? आपके पास 4 मेजर एक्ट है, और चारों मेजर एक्ट की जो डबल जियोपार्डी का जो नेचर है वो आपके सामने है। आर्टिकल 20 का 2, सीआरपीसी 300, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 40 और सीपीसी सेक्शन 11। क्लियर? देन आते हैं 300। एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने, 300 ही है इसका। राधे राधे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ केसेस लिखवाती हूँ मैं आपको कि ये रेस जुडिकेटा आया कहाँ से, क्योंकि इसके अपने को 8 एक्सप्लेनेशन पढ़ने। 8 एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं कि ये आया कहाँ से। तो केस का नाम लिखेंगे डचेस ऑफ किंगस्टन केस। यहाँ पे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं और इसके कुछ केसेस के नाम लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले लिखेंगे डचेज ऑफ किंगस्टन केस। तो सबसे पहले आपके पास आता है रेस जुडिकेटा को कहाँ से लेके आए। तो केस का नाम है डचेस ऑफ किंगस्टन केस। के अंदर रेस जुडिकेटा का प्रतिपादन किया गया था। इंडिया में कौन से केस में इसको एक्सेप्ट किया गया था? तो केस का नाम लिखेंगे हम इसके अंदर, और वो केस है हमारे पास सत्यचरण वर्सेस देवराजन। क्या नाम लिखेंगे? सत्यचरण वर्सेस देवराजन। सत्यचरण वर्सेस देवराजन। तो क्या कहा कि रेस जुडिकेटा जो आया था वो आया था डचेस ऑफ किंगस्टन केस में, और इंडिया में सत्यचरण वर्सेस देवराजन के केस में इसको एक्सेप्ट किया गया था। अब मैं आपको केस का नाम लिखाने जा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो बात आता है क्या रेस जुडिकेटा इंटरलोकेटरी ऑर्डर और इंट्रीम ऑर्डर पे भी अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो देखिए नाम लिखिए अवतार सिंह वर्सेस जगजीत सिंह। क्या नाम लिखेंगे? अवतार सिंह वर्सेस जगजीत सिंह। इस केस में कहा गया है कि रेस जुडिकेटा जो है आपका जो है इंट्रीम और इंटरलोकेटरी ऑर्डर दोनों पे अप्लाई होता है। इंट्रीम और इंटरलोकेटरी ऑर्डर दोनों पे अप्लाई होता है। रेस जुडिकेटा इंट्रीम और इंटरलोकेटरी दोनों पे अप्लाई होता है। इंट्रीम एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर,
ये आपका ब्रेक का क्वेश्चन है कि क्या रेस जुडिकेटा इंट्रीम और इंट्रोलोकेटिव ऑर्डर पर अप्लाई होता है। यस, रेस जुडिकेटा इंट्रीम और इंट्रोलोकेटिव ऑर्डर पर अप्लाई होता है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, आप में से कई साथी हैं यहाँ पर जो, हाँ मैं कोशिश करूँगी चौधरी जी कि मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँ, बट कई स्टूडेंट हैं उनकी रिक्वायरमेंट इंग्लिश की आ जाती है, तो कोशिश करूँगी क्योंकि समय बहुत कम है और दोनों लैंग्वेज को कर लेके गए तो पॉसिबल थोड़ा कम हो पाता है ना। हम बात करते हैं इंट्रीम और इंट्रोलोकेटिव ऑर्डर, थोड़ा सा रिवाइज चलते हैं। रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट में हमने 2 सेक्शन पढ़ा। एक सेक्शन बताता है इंट्रीम की बात और एक सेक्शन बताता है इंट्रोलोकेटिव की बात। एक सेक्शन बताता है इंट्रीम की बात, एक सेक्शन बताता है इंट्रोलोकेटिव की बात। कहीं भी साथियों को रेंट कंट्रोल एक्ट याद हो चुका है पूरा, कई लोगों ने हमें बहुत धन्यवाद भी दिया है रेंट कंट्रोल के लिए। तो उन्हीं साथियों से निवेदन है कि आपके सामने क्वेश्चन आया है कि इससे पहले हमने रेंट कंट्रोल एक्ट में इंट्रीम ऑर्डर एंड इंट्रोलोकेटिव ऑर्डर की चर्चा कहाँ पर की थी। ये आपके लिए होमवर्क है, आप आराम से इसको सोचिएगा और आप इसमें लिखिएगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं अगला अपना केस के साथ। अगला केस कहता है हमारे पास मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषीबाई। क्या आता है? मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषीबाई। मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषीबाई। मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषीबाई के वाद में कहा गया था कि रेस जुडिकेटा लॉ के क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होता। क्या कहा? रेस जुडिकेटा लॉ के क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होता, विधि के शुद्ध प्रश्नों पर अप्लाई नहीं होता, प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अप्लाई नहीं होता है। बट जहाँ कहीं भी ऐसे कोई फैक्ट्स आते हैं, जहाँ कोई भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जहाँ लॉ और फैक्ट दोनों का मिक्सचर है, तो वहाँ पे रेस जुडिकेटा अप्लाई हो सकता है। तो क्या कहा मथुरा वाले केस में? इस केस में कहा कि रेस जुडिकेटा जो है प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अप्लाई नहीं होता है, बट किस पे अप्लाई होता है? मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट पे अप्लाई होता है। देन आता है हमारे पास, कंटिन्यू करते हैं। अब आता है केस आपके पास कि क्या रेस जुडिकेटा हैबियस कॉर्पस पे अप्लाई होता है या नहीं। जब बात करते हैं रिट की, तो क्या हैबियस कॉर्पस की रिट पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो इसके अंदर हम केस लिखेंगे कि रेस जुडिकेटा जो है रिट पे अप्लाई होता है या नहीं। गुलाम सरवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे? गुलाम सरवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गुलाम सरवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गुलाम सरवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया है कि रेस जुडिकेटा जो है रिट्स पे अप्लाई होता है, बट हैबियस कॉर्पस पे अप्लाई नहीं होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण पे अप्लाई नहीं होता है। यह आपका फिर से प्री का क्वेश्चन है कि हैबियस कॉर्पस जो है आपके रिट्स पे अप्लाई होता है, पर हैबियस कॉर्पस पे अप्लाई नहीं होता है। तो क्या कहा इन्होंने गुलाम सरवर के केस में। अगला आता है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास केसेस तो बहुत सारे हैं, बट जो मेन हमारे काम के वो इतने केसेस है। तो हमने क्या किया, रेस जुडिकेटा को 5 भागों में डिवाइड किया, देन हम इसका ऑब्जेक्ट लेके आए, देन हम इसके कुछ केसेस लेके आए। अब हम बात करते हैं इसकी रेस जुडिकेटा की। तो रेस जुडिकेटा के अंदर एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जो आपका सवाल देते हैं। फिर से आपका प्री का रेस जुडिकेटा कुछ क्वेश्चंस बताता है आपको, और क्वेश्चंस क्या बताता है देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, अब आता है हमारे पास रेस जुडिकेटा का एक्सप्लेनेशन। क्या एक्सप्लेनेशन कहता है, यहाँ से करते हैं एक्सप्लेनेशन। पहला सवाल ही आपका ये आता है कि सेक्शन नंबर 11 में कितने एक्सप्लेनेशन है। तो पहला सवाल था 8। ये आपका जेएलओ का सवाल है कि सेक्शन नंबर 11 में कितने एक्सप्लेनेशन है, 8। वहीं आपका दूसरा क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर 9 में कितने एक्सप्लेनेशन है, 2। तो क्या कहा मैंने, सेक्शन नंबर 11 में कौन सा आता है, 8। ये जेएलओ के क्वेश्चन है आपके, 8 के 8 हमें पता होना चाहिए। तो 8 के 8 में हम क्या करेंगे, की पॉइंट याद कर लेंगे, और अगर हमने की पॉइंट याद कर लिए तो आप कभी नहीं भूलोगे। मैं आपको बता देते, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है आपके एक्सप्लेनेशन से कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कौन से एक्सप्लेनेशन में है, कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया, कुछ नहीं बोला तो माना जाएगा मना कर दिया, कौन से एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन याद करना हमारी ड्यूटी है। कैसे याद करते हैं अभी देखते हैं। सबसे पहला था एक्सप्लेनेशन नंबर 1, आप अपने बैरक पे अंडरलाइन कीजिए, लिखिए फॉर्मर सूट, पूर्ववर्ती वाद। क्या लिखेंगे, पहला पूर्ववर्ती वाद, और इंग्लिश वाले लिखेंगे फॉर्मर सूट। अब यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लियर किया। फॉर्मर सूट का मीनिंग होता है ऐसा कोई सूट जो पहले डिसाइड हो चुका है,
पहले डिसाइड हो चुका है, चाहे वो बाद में इंस्टीट्यूट किया गया हो। क्या वर्ड लिखा है? चाहे वो बाद में इंस्टीट्यूट किया गया हो। तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्ट है। एक तरफ तो सेक्शन 10 कहता है कि सेकंड सूट आएगा तो उसका प्रोसीडिंग रोक दिया जाएगा, उसकी ट्रायल ही नहीं की जाएगी। तो फिर फॉर्मल सूट में ये बात क्यों लिखी है कि चाहे वो बाद में इंस्टीट्यूट किया गया हो? तो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि सेक्शन 10 में इशू सेटलमेंट होने के बाद वो एग्जिस्टेंस में आती है, और जब तक एड्रेस पार्टी उसको अपोज नहीं करती है तब तक कोर्ट को पता नहीं चलता है, क्योंकि कोर्ट तो अंतर्यामी नहीं है। और अगर फॉर्मल बाद वाले सूट को पहले डिसाइड कर लिया तो पहले वाला रोक दिया जाएगा। इसीलिए सेक्शन 10 की एक बात और सेक्शन में 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन समझा जा सकता है, इजी वे में समझा जा सकता है। फिर से बताती हूँ मैं आपको, मैंने बात कही आपको सेक्शन में 11 की। सेक्शन में 11 कहता है रेस जुडिकेटा, राइट। रेस जुडिकेटा के अंदर हम बात करते हैं कि रेस जुडिकेटा से आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमारे किसी साथी को कुछ भी समझ नहीं आया, हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और आप में से जिनको समझ में आए वो याद भी हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 11 कहता है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का मतलब है इंडिया के किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पहले किसी मैटर को डायरेक्टली या सब्सटेंशियली डिसाइड कर चुके हैं। सेम पार्टी, सेम इंटरेस्टेड पर्सन, सेम टाइटल के लिए उसी मैटर पर दूसरी किसी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। अगर जाते हो तो आपका सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं करने दिया जाएगा। क्लियर? क्या सेक्शन 11 का ऑब्जेक्ट था? तो सेक्शन 11 के 3 ऑब्जेक्ट थे। पहले, मुकदमेबाजी का अंत करना, दूसरा दोहरेवाद से संरक्षण देना, और तीसरा विधि और न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए उनको फाइनल करना। क्लियर? देन आते हमने कुछ केसेस लिखे। हमने पहला केस लिखा डचेस ऑफ किंगस्टन का केस। क्यों लिखा? कि साहब रेस जुडिकेटा कहाँ से आया? कि साहब इस केस से आया। नंबर 2, सत्यचरण वर्सेस देवराजन का केस। साहब इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में एक्सेप्ट किया? सत्यचरण वर्सेस देवराजन में। तीसरा केस हमने कहा कि क्या रेस जुडिकेटा अंतरिम आदेश और अंतर्वर्ती आदेश पर भी लागू होता है? इंटरिम ऑर्डर और इंटरलोकेटरी ऑर्डर पे भी अप्लाई होता है? बोला यस। किस केस में कहा? अवतार सिंह वर्सेस जगजीत सिंह में कहा। देन हमारे पास सवाल आया कि क्या रेस जुडिकेटा लॉ के क्वेश्चन पे भी अप्लाई होता है? क्या विधि के प्रश्न पर भी बार बार पूछने से रोका जा सकता है? तो मथुरा वाले केस में कहा नहीं, वो लॉ के क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होता है, बट जहां कहीं भी विधि और तथ्य के मिक्स क्वेश्चन हो तो वहां पे अप्लाई किया जा सकता है, अर्थात वहां पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई हो सकता है। देन आता है गुलाम सरवर का केस। क्या रेस जुडिकेटा रिट पे अप्लाई हो सकता है? क्या एक ही मैटर पे 2 बार रिट लगाई जा सकती है? बोला नहीं, हर चीज का एक ही बार मौका मिलेगा। बट इसका भी एक अपवाद है। क्या एक्सेप्शन है? कि हैबेस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पर कितनी बार भी केस फाइल किया जा सकता है। तो रेस जुडिकेटा का मेन मोटो ये है कि एक बार कोर्ट ने आपको डिसीजन दे दिया सो दे दिया, आपको नहीं पसंद आया क्योंकि एक पार्टी के फेवर में होगा और एक पार्टी के अगेंस्ट में होगा, तो जो अगेंस्ट वाली पार्टी वो बार बार कोर्ट जाएगी। ऐसे तो कोर्ट सिर्फ आप भी के मैटर सुनते रह जाएगी, तो पूरा इंडिया का कैसे उसको जस्टिफाई करेगी। तो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट था कि एक बार डिसाइड हो दिया, अब मत आइए। इसका मीनिंग क्या हुआ? आप अपील में जाइए, आप रिवीजन में जाइए, आप रिव्यू में जाइए, बट आप फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। आप लोगों को समझ में आया? अभी आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज मुझे यस लिखिएगा, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ उसको। आप लोगों को अभी समझ में आ गया तो मैं कंटिन्यू करती हूँ उसको, एक बार यस जरूर लिखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा बात आया था कि क्या रेस जुडिकेटा जैसी और भी कई नेचर है? कि यस, कहाँ पर है? 4 जगह बताया मैंने। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 20 का 2, CRPC 300, CPC 11 एंड देन इंडियन एविडेंस एक्ट 40। क्लियर हो गया? अब तो किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, आना चाहिए आप लोगों को समझ में, इसीलिए मैं हूं आपके सामने। अब करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है व्हाट डू यू मीन फॉर्मर सूट? पूर्ववर्तीवाद से आप क्या समझते हैं? तो पूर्ववर्तीवाद का मतलब होता है, थैंक यू, आप सबका वेरी वेरी थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 की, फॉर्मर सूट। आप देखिए अपना बैरेक्ट, जिनको नहीं समझ में आया उनसे निवेदन है कि जब भी आप यूट्यूब ऑनलाइन पे बैठते हैं तो आप अपना बैरेक्ट सामने रखिए, क्योंकि केवल लेक्चर से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपका बुक आपके सामने ओपन नहीं हो। ठीक है, आते हैं हम लोग फॉर्मर सूट की। फॉर्मर सूट कहता है हमारा कि फॉर्मर सूट वो सूट है जो पहले डिसाइड हो चुका है, चाहे उसको बाद में इंस्टीट्यूट किया गया हो। जबकि सेक्शन 10 तो कहता है कि बाद वाले सूट को तो हम ट्रायल रोक देंगे, तो फिर कैसे हो सकता है? तो मैंने आपसे सेक्शन 10 में बताया था
कि जहां कभी भी सेकेंड सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है तो एडवर्स पार्टी उसको अपोज करती है, जैसे अपोज करेगी वो मैटर वहीं रुक जाएगा। लेकिन कई बार एडवर्स पार्टी को भी नहीं पता चलता है और डिसीजन आ जाता है तो वो फॉरवर्ड सूट माना जाएगा। अब आता है हमारे पास एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन नंबर जो 2 है वो आपकी बात करता है, किसकी बात करता है? तो एक्सप्लेनेशन नंबर जो 2 है वो आपकी बात करता है किसकी? कॉम्पिटेंट कोर्ट। कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है? तो सेकंड की हम क्या बनाएंगे? सक्षम न्यायालय। क्या की पॉइंट बनाएंगे? सक्षम न्यायालय। तो हमारा दूसरा की पॉइंट क्या हो गया? कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा है? अभी अभी हमने बताया आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा है, जिसके पास सेक्शन नंबर 9 में ये 4 जुडिक्शन दिए गए और वो इसको हेल्ड कर रहा है। वो कोर्ट कैसा कोर्ट है? कॉम्पिटेंट कोर्ट है। ठीक है। नंबर 3 आता है एक एडमिट और डिनाई। जब तक कि किसी मैटर में एक जना स्वीकार और दूसरा अस्वीकार नहीं करेगा तब तक कंटिन्यू करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्लोज नंबर 3 में लिखिए, एक पक्ष का द्वारा एक्सेप्ट करना और दूसरे द्वारा डिनाई करना। एक्सेप्ट एंड डिनाई। किसकी बात करते हैं कि साहब ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं, साहब ये फॉर्मेट सूट कंप्लीट हुआ नहीं। एक एक्सेप्ट करेगा, दूसरा डिनाई करेगा, तब कोर्ट उसको फर्दर देखेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। वो बात करता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। लगाइए उसके बाद आप कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा? हिंदी में बोलते हैं आणविक प्राय न्याय। क्या बोलेंगे? आणविक प्राय न्याय। क्या होता है आणविक प्राय न्याय? क्या होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा? तो उन्होंने कहा आणविक प्राय न्याय का मतलब होता है कि आप कोर्ट से जो भी डिफेंस चाहते हो, आप कोर्ट से जो भी अटैक्स चाहते हो, वो एक साथ मांग लीजिए। आप ट्यूबलाइट की तरह रुक रुक के मत जगिए, आप एक साथ जग जाइए। अब जमाना बदल गया है, अब ट्यूबलाइट नहीं एलईडी आ गई है, तो आपको एलईडी की तरह एक साथ आना होगा, ना कि ट्यूबलाइट की तरह। अर्थात ये कहता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल, आप जो है ए नामक व्यक्ति के घर पर रेंट पर रहते हैं। ए को आपसे किराया वसूल करना है। कब कब का वसूल करना है? तो सब 2001 का ड्यू है, सब 2002 का ड्यू है और 2003 का ड्यू है। वो कोर्ट में जाता है और 1 और 3 के लिए एप्लीकेशन लगाता है, 1 और 3 के लिए एप्लीकेशन लगाता है और आपसे जो है रिकवरी की मांग करता है। और 2002 उसने छोड़ दिया और कोर्ट से इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया और ना कोर्ट की परमिशन ली। 2001 और 3 में वो केस जीत जाता है, अब 2 के लिए भी जाता है। कोर्ट कहता है आपको जो कुछ मांगना था आप एक साथ मांग लीजिए, हम आपको रुक रुक के चीज़ें नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास और भी बहुत से काम हैं। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है। क्या एक्सेप्शन आता है? अगर आपने कोर्ट की परमिशन से 2002 का छोड़ा है तो उसको फर्दर सूट किया जा सकता है। ये बात हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं ऑर्डर नंबर 23 में। कहाँ पढ़ते हैं? ऑर्डर नंबर 23 में। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का मतलब क्लियर हो गया। आप अपने बैरेक में अंडरलाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको अपना डिफेंस और आपको अपना अटैक्स चाहिए वो सारा आपको एक साथ ही मांगना है। और यहाँ से आपका आरजेएस प्री और मेन दोनों क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट डू यू मीन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। देन आता है आपके पास एक्सप्लेनेशन नंबर 5। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 का हम लगाएंगे रिलीफ। क्या की पॉइंट लगाएंगे? रिलीफ, अनुतोष। 5 फिर से आपका प्री का क्वेश्चन देता है आपको कि जहां कहीं भी कोर्ट ने किसी मैटर में आपको रिलीफ के लिए कुछ नहीं बोला, कोर्ट इज अ साइलेंट, कोर्ट एकदम शांत चुप। इसका मीनिंग क्या है? कोर्ट ने आपको रिलीफ देने से मना कर दिया, कोर्ट ने आपको रिलीफ देने से मना कर दिया। अब आता दूसरा, हाँ एकदम सही आंसर है गोपाल आपका ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2 राइट। हम इसके साथ लिख सकते हैं 4 के साथ। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती ऑर्डर को डाल के, ठीक है, करेंगे बाद में। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से क्या बात कर रहे थे? रिलीफ। ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट ने आपको रिलीफ के लिए, कोर्ट साइलेंट मीनिंग ऑफ कोर्ट ने मना कर दिया। और अगर वही बात पार्टी की आती है और पार्टी किसी मैटर को साइलेंट हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, तो ये डीम्ड किया जाता है कि पार्टी ने उस चीज़ को एडमिट कर लिया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास, जब पापा कुछ नहीं बोलते इज अ फादर, जब फादर ने किसी चीज़ के लिए साइलेंट, इसका मतलब मना कर दिया है। और वहीं जब लड़के को लड़की वाले देखने आते हैं और लड़का गुस्से में उठ के चला जाता है, लड़का गुस्से में उठ के चला जाता है, तो सब कहते हैं बधाई हो बधाई हो बधाई हो। लड़का शर्मा गया और लड़के ने हाँ कर दी। थोड़ा मैंने चेंज कर दिया इसको क्योंकि हमेशा लड़कियां शर्मा के जाती हैं। 2018 में थोड़ा चेंज हो गया है। हम जैसी लड़कियां कहती है भैया लड़के को पूछते हैं रोटी वोटी बनानी आती कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो समय नहीं है सब करने का,
तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर दिया, थोड़ा वापस आ जाते हैं आपके लिए। जब कभी भी लड़की को लड़के वाला देखने आते हैं, लड़की को वहाँ शादी नहीं करनी है और वो गुस्से में उठ के चली जाती हैं, तो सब कहते बधाई हो, वो शर्मा गई है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, इज अ कोर्ट इज अ फादर, कोर्ट ने कहा साइलेंट इज अ डिनाई। आपको 31st की पार्टी में जाना था, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था, फादर से आपने पूछा, पापा नो रिप्लाई, मीनिंग नहीं जाना। पापा ने आपसे पूछा कुछ चाहिए क्या, आपको कुछ लाना है। मम्मी ने आपसे पूछा चाय पीनी है, यू नो रिप्लाई, मम्मी थॉट आपने मना कर दिया। तो यह हमारे उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, जब कोर्ट मना करेगा तो माना जाएगा आपको रिलीफ से इनकार कर दिया है। देन आता है आपके पास 6 कहता है रिप्रेजेंटेटिव सूट। 6 का टाइटल लिखिए रिप्रेजेंटेटिव सूट और हिंदी वाले लिखेंगे प्रतिनिधि स्वरूप वाद। फिर से आपका प्री का क्वेश्चन, क्या रिप्रेजेंटेटिव सूट पर रेज जुडिकेट अप्लाई होता है? यस, रिप्रेजेंटेटिव सूट पर रेज जुडिकेट अप्लाई होता है। जिन लोगों ने सीपीसी पहले कई बार पढ़ रखी है वो इसके साथ, जिन्होंने सीपीसी पहले पढ़ रखी है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो कंफ्यूज ना होए, जो पहले पढ़ चुका है वो इसके साथ ऑब्लिक करके लिखिए ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8। जिन्होंने सीपीसी पहले पढ़ी है वो 4th के साथ ऑब्लिक करके लिखिए ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो अभी इसको कोरिलेट ना करे, उनके लिए हम जब आगे आपको पढ़ाएंगे तो इनको कोरिलेट कराएंगे, ठीक है। देन आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन नंबर 7 में। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 आपका कहता है एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग पर, क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग पर क्या रेज जुडिकेट अप्लाई होता है? नहीं होता है। ये आपका फिर से प्री का क्वेश्चन है, आप लिखिए एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग, निष्पादन की कार्रवाई। निष्पादन की कार्रवाई, यहाँ मेरा हक बनता है कि मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूं, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी रिवीजन किया होगा। जो मैंने एक्सप्लेनेशन नंबर 7 लिखा है यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। पहला, कौन सा पार्ट बताता है एग्जीक्यूशन के बारे में और कहाँ से कहाँ तक? दूसरा, कौन सा ऑर्डर बताता है एग्जीक्यूशन के बारे में और कितने रूल हैं? 2 सवाल है आपके सामने। एग्जीक्यूशन के लिए जब बात करती हूँ मैं, एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग पर रेज जुडिकेट अप्लाई होता है, अर्थात आप एक ही बार एग्जीक्यूशन करा सकते, बार बार नहीं करा सकते हैं। यहाँ पर मेरा हक बनता है आपसे 2 सवाल करने का। पहला, कौन सा पार्ट कहता है एग्जीक्यूशन और सेक्शन कहाँ से कहाँ तक? दूसरा बात आता है कौन सा ऑर्डर कहता है एग्जीक्यूशन और उसमें कितने रूल हैं? हाँ, हमारे पास आंसर आए हैं यहाँ पर। सनी जी ने आंसर दिया है 21 ऑर्डर नंबर, एकदम सही बोला आपने। और काफ़ी लोगों के आंसर आ रहे 21। कायनात ने कहा है कि कायनात शेख एकदम सही आंसर है 36 से 74। मनीष जी आपका आंसर भी सही है 21। गुप्ता जी आपका आंसर सही है, टोटल 106 रूल। ओके, मतलब आप लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, आप लोगों की काफ़ी चीज़ें याद है, वेरी गुड। हम बात करते फिर से, तो हमारे कई लोगों ने आंसर सही दिया, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा और बाकी लोग यहाँ लिख लीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसके साथ लिख लीजिएगा। यहाँ हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था यहाँ पर तो ऑर्डर नंबर 21 जिसके अंदर 106 रूल हैं, पार्ट नंबर 2 जो बताता है सेक्शन नंबर 36 टू 74। ये जस्ट एक रिकॉलिंग है आपका, बार बार हमें रिकॉल करते रहेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। आप सोचते हो एक साथ रट लोगे, पॉसिबल नहीं है, तो रिकॉल करना हम लोगों के लिए जरूरी है। जहाँ वो चीज़ आ जाती है जो हमने पहले पढ़ी उसको वहीं आप क्लिक कर लीजिए। और देन आता 8 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ डिफरेंट बात करता है। ये कहता है लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की बात करता है। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन अंडरलाइन कीजिए, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। हिंदी वाले लिखिए, हिंदी वाले में क्या बोलेंगे, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन को हम बोलेंगे सीमित अधिकारिकता। क्या बोलेंगे हिंदी में? सीमित अधिकारिकता। ये आता है आपके पास सीमित अधिकारिकता। हिंदी में मेरा मिस्टेक हो सकता है लिखने में, क्योंकि काफ़ी टाइम से हिंदी छूट रहा है हम सबके, तो वेरीफाई कर लीजिएगा इसको, स्पेलिंग को, वर्ड आप देख लीजिए। सीमित अधिकारिकता क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। आप पहले जिस कोर्ट में गए थे उसके पास उसका जुरिस्डिक्शन था और वो काम कर रहा था, उसी मैटर को चलते चलते या कुछ नई चीज़ उसमें जुड़ जाती है, उस वजह से उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ जाता है। तो ये कोर्ट तो सुनने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं रहा, हो सकता है पिक्यूनरी बढ़ जाए, सब्जेक्ट मैटर कोई भी जुरिस्डिक्शन बढ़ सकता है। तो देन क्या करेंगे, क्या आप दूसरे कोर्ट में जाएंगे? बोला उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कोर्ट ही उसको कंटिन्यू कर सकता है। क्या कहा, पहले से एक मैटर एक जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में चल रहा था, मैटर चलते चलते
न्यू फैक्ट्स एंटर कर गए और उसमें ऐसे कुछ पॉइंट से जो ऐसी कुछ चीज़ें ऐड हो गई जिसके लिए उसके पास जुडिक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, उस प्रोसीडिंग को फॉरवर्ड करना है? बोला नहीं, वो लिमिटेड जुडिक्शन में उसको भी हेल्ड कर सकता है। सेम वैसे ही जैसा कि आप पढ़ते हैं सीआरपीसी सेक्शन नंबर 31, जब आप सेवरल ऑफेंसेस करते हैं उन सबको मर्ज करते हैं, तो देखा जाए आपने थेफ्ट भी किया, आपने एक्सटोर्सन भी किया और आपने ग्रीवियस हर्ट भी किया, तो थेफ्ट के लिए 3 इयर्स हैं, एक्सटोर्सन के लिए भी 3 इयर्स हैं, बट ग्रीवियस हर्ट्स के लिए 7 इयर्स है। वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं सुन सकता, बट जब 3 ऑफेंस एक साथ होते हैं तो वहाँ पे एक जने को सुनने के दे सकता है। वही बात करता है आपके पास लिमिटेड जुडिक्शन। तो आप 8 के साथ ऑब्लिक करके सीआरपीसी सेक्शन 31 भी लिख सकते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जब एक पहले जो मैटर सुन रहे हैं फिर जुडिक्शन बढ़ भी जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हमने 3 ऐसे सेक्शन देखे हैं अभी, 9, 10 और 11, जो तीनों ही प्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ जेलों के लिए भी आते हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा बातें पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 11 के लिए, हम कुछ और एक्स्ट्रा बातें पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 11 के लिए। और सेक्शन नंबर 11 में हम कुछ चीज़ें याद करेंगे, ये कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 11 आगे चल लेते हैं। हम लोग कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 11 के लिए। मैं कुछ टाइटल लिखने के लिए कहती हूँ, आप टाइटल लिखिए। नंबर 1 टाइटल लगाइए आप लोग, सेक्शन नंबर 11 जो है कहाँ पर अप्लाई होता है, क्या लगाएंगे? नंबर 1, 2 बातें लिखेंगे सेक्शन 11 की, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला आता है कहाँ अप्लाई होता है, और सेकंड लगाएंगे कहाँ अप्लाई नहीं होता है। कहाँ अप्लाई होता है, अभी हमने कहा, तो उसी का क्रस हम निकाल सकते हैं कि साहब ये एग्जीक्यूशन की डिक्री पे अप्लाई होता है, और कहाँ अप्लाई होता है कि साहब ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है। तो हम पहले लिख लेंगे ये एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है, या आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है। नंबर 3, और ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पे अप्लाई होता है, ये रिट्स पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? ये रिट्स पे अप्लाई होता है, बट अदर देन उसमें आ जाएगा। नंबर 5 कहता है और कहाँ अप्लाई होता है, तो हमने कहा कि ये किसी वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः अंतिम रूप से सुनकर विनिश्चय किया जा चुका है, एग्जीक्यूशन पे अप्लाई होता है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है, ये इंटरिम ऑर्डर और इंटरलोकेटरी ऑर्डर पर भी अप्लाई होता है, इंटरिम और इंटरलोकेटरी ऑर्डर पर भी अप्लाई होता है। और ये कहाँ पर अप्लाई होता है, तो उन्होंने कहा ये एक्स पार्टी डिसीजन पे भी अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? एक्स पार्टी डिसीजन पे भी अप्लाई होता है। और कहाँ अप्लाई होता है, ये सारे आपके प्री के क्वेश्चन है। और कहाँ पे अप्लाई होता है, तो बोलता है ये PIL पर भी अप्लाई होता है, PIL पर भी अप्लाई होता है। तो हमने 7 पॉइंट पढ़े जो कहता है रेस जुडिकेटा कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो पहला आता है रेस जुडिकेटा हमारा एग्जीक्यूशन की डिग्री पे अप्लाई होता है, दूसरा आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है, तीसरा हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पे अप्लाई होता है, ये रिट्स पे अप्लाई होता है, ये इंटरिम और इंटरलोकेटरी ऑर्डर पे अप्लाई होता है, ये एक्स पार्टी डिसीजन पे अप्लाई होता है, और ये PIL पे अप्लाई होता है। अब हम पढ़ेंगे कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो कहता है सबसे पहले ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो बोला सेटलमेंट पर। क्या कहा? ये सेटलमेंट की डिग्री पे अप्लाई नहीं होता है अगर मेरिट पे नहीं है, ये हैबियस कॉर्पस रिट पे अप्लाई नहीं होता है, और ये क्रिमिनल मैटर पे अप्लाई नहीं होता है। कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है? क्रिमिनल मैटर पे अप्लाई नहीं होता है। और कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो बोला सेटलमेंट पे अप्लाई नहीं होता है। ये जो आता है आपके पास माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होता है। कहाँ अप्लाई नहीं होगा? साथ ही साथ माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होता है। और कहाँ अप्लाई नहीं होता है? ये प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अप्लाई नहीं होता है, प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अप्लाई नहीं होता है। तो हमने क्या क्या देखा? पहला सेटलमेंट पर, दूसरा हैबियस कॉर्पस पर, तीसरा क्रिमिनल मैटर पर, चौथा माइनर्स पर, पांचवा कहता है कि किस पे अप्लाई नहीं होता है, तो प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अप्लाई नहीं होता है। साथ ही किस पे अप्लाई नहीं होता है, तो बोलता है ये ऑर्डर नंबर रिजेक्शन ऑफ सूट पर। क्या कहा मैंने? रिजेक्शन ऑफ सूट पर अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं अप्लाई होता है? तो देखिए 7/11 में हम रिजेक्शन करते हैं और उसी की फर्दर प्रोसीडिंग में 7/13 में हम फ्रेश सूट अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर सूट अप्लाई कर सकते हैं।
और किस पे अप्लाई नहीं होता है, रिजेक्शन के सूट पे अप्लाई नहीं होता है, और किस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है, तो आता है ये टैक्स लॉ पे अप्लाई नहीं होता है, ये मेंटेनेंस पे अप्लाई नहीं होता है। किस पे, ये टैक्स लॉ पे अप्लाई नहीं होता है, और ये मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होता है। तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं, 7 ऐसे पॉइंट जहां ये अप्लाई होता है, और कुछ ऐसे पॉइंट देखे हैं जो अप्लाई नहीं होता है। ओके, थोड़ा मैं जोर से बोल देती हूँ। हम बात करते हैं रेस जुडिकेटा कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे, रेस जुडिकेटा कहाँ अप्लाई नहीं होता है, कहाँ अप्लाई होता है। तो पहला कहता है एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग, दूसरा आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग, तीसरा आता कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, चौथा आता रिट, पांचवा आता है आपके पास इंट्रीम और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, छठा आता है आपके पास एक्स पार्टी, और सातवां आता PIL पे अप्लाई होता है। तो कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो देन हमने लिखा था सेटलमेंट की डिग्री पे अप्लाई नहीं होता अगर वो मेरिट पे डिसाइड नहीं की गई है। सेकंड आता है हैबियस कॉर्पस पे अप्लाई नहीं होता है, क्रिमिनल मैटर पे अप्लाई नहीं होता है, माइनर्स के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होता है, ये प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अप्लाई नहीं होता है, ये ऑर्डर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अर्थात 7-11 पे अप्लाई नहीं होता है क्योंकि 7-13 पे फिर से फ्रेश सूट अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही साथ ये टैक्स लॉ पे अप्लाई नहीं होता है, और ये मेंटेनेंस की डिग्री पे अप्लाई नहीं होता है। ये सारे के सारे आपके प्री के क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपके बैरेक्ट में नहीं दे रखे, केस लॉ से ये आते गए हैं। तो ये था सेक्शन नंबर 11 जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 कहता है बार ऑफ फर्दर सूट। अतिरिक्त वाद का वर्जन। क्या कहा, अतिरिक्त वाद का वर्जन। यहां हमें कुछ ये याद रखनी है कि किन किन चीजों के लिए अप्लाई होता है। तो बोला ये अप्लाई होता है ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 9, ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 9, और ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 1A। ये हम वहां पे पढ़ेंगे। इन्होंने कहा ये कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पर अगर आपने एक बार अपने सूट को विड्रॉल कर लिया तो देन हम उसको वापस आपको अप्लाई करने का मौका नहीं देंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपने कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया 10 बीघा जमीन का, आपने कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया 10 बीघा जमीन का, पास में आपका फ्रेंड था, उसने कहा 2 बीघा मेरी है, ये भी कर ले तो 12 बीघा एक साथ हमें मिल जाएगी, तो तुम्हें भी कोई हिस्सा दे दूंगा। आपने कहा ठीक है कर लेता हूँ। जब आप 12 बीघा जमीन लेके आप कोर्ट गए तो पता चला 12 बीघा जमीन की कोर्ट फीस देनी पड़ती है, और कोर्ट फीस कितनी कि सब 1.5 लाख रुपए देनी है। तो आपने अपने पड़ोसी से कहा, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई 2 बीघा जमीन का तू मुझे कोर्ट फीस दे। वो कहता मैं तो कोर्ट फीस नहीं दूँ, केस जीत गया तो मैं तुम्हें दे दूंगा। कौन भरोसा करता, कोई नहीं। तो आपने कहा ठीक है, तो मैं भी 2 बीघा जमीन को छोड़ता हूँ, मैं मेरी 10 बीघा जमीन का कोर्ट के अंदर जो है फीस सबमिट करता हूँ। भागा भागा वापस कोर्ट के पास जाता हूँ और कोर्ट से कहता हूँ साहब 2 बीघा जमीन हटाइए, आप तो मेरे 10 बीघा जमीन का केस देखिए, ये लीजिए फीस। आपने कोर्ट फीस दे दी। फाइनली आप केस जीत गए तो लालच बढ़ गया, आपको लगता अरे 12 बीघा करता तो पूरा 12 बीघा ही मिल जाती। वैसे ही सेम जैसे मार्केट जाते हैं, आपको दुकानदार ने कहा कितने का है, तो उसने कहा, आपने पूछा कितने का है, तो दुकानदार ने कहा 20 रुपये का। आपने कहा 15 में दे रहा है क्या, उसने 15 में दे दिया। अब आपको लगा अरे 12 बोलता तो भी तो दे ही देता, पर ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि 12 बोलते तो दे देते, हो सकता है 15 में दे दिया। तो आपको लगा नहीं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, तो कोर्ट को वापस आते हो कि सब 2 बीघा जमीन का। कोर्ट कहता सॉरी, हमने आपसे पहले ही कहा 12 बीघा जमीन का पैसा सबमिट कर दीजिए, आपने अपनी मर्जी से 2 बीघा छोड़ दिया, तो अब आपको परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं इसका एक अपवाद भी है, जब कभी भी आप कोर्ट की कंसेंट से या कोर्ट की परमिशन से कोई पार्ट छोड़ देते हो तो बाद में उसको वापस सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। देन आता है सेक्शन नंबर 13। देन आता है आपका सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 कहता है आपका फॉरेन जजमेंट। किसकी बात करता है, फॉरेन की। फॉरेन जजमेंट जो है कंक्लूसिव कब होंगे और कब नहीं। क्या लिखा मैंने कि सेक्शन नंबर 13 कहता है फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव प्रूफ होंगे या नहीं। टाइटल लिखे सेक्शन नंबर 13 फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव प्रूफ होंगे या नहीं। अब आता है व्हाट डू यू मीन कंक्लूसिव प्रूफ।
कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन हम कहाँ पढ़ते हैं? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऑब्लिक करके लिखेंगे कि कंक्लूसिव प्रूफ की जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 ऑफ IEA, और वो हमें बताता है कंक्लूसिव प्रूफ से आप क्या समझते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पे डिपेंड होता है, पहला फैक्ट क्लियर हो जाता है साबित, तो दूसरा भी साबित माना जाएगा और कोर्ट उसको डिस्प्रूव करने की परमिशन नहीं देगी। याद आ गया? सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 3 बातें पढ़ते हैं, मे प्रिजम, सेल्फ प्रिजम्पशन एंड कंक्लूसिव प्रूफ। अब यहाँ पर भी सेक्शन 13 भी यही कहता है। हाँ, सही आंसर आप सबके। सेक्शन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब आपको याद करने के लिए सेक्शन नंबर 13 को 6 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपके पास 6 की पॉइंट अगर आपके हाथ में होंगे तो ये भी आपको याद हो जाएगा, बट ये रखने पड़ेंगे क्योंकि ये भी RJS मैन का क्वेश्चन है आपका, तो आपको जो है 6 पॉइंट रटे हुए होने चाहिए। पहला पॉइंट कहता है कोज ऑफ एक्शन ही नहीं था। क्या कहता है पहला पॉइंट? कोज ऑफ एक्शन ही नहीं था। दूसरा पॉइंट कहता है, हो सकता है सीरियल वाइज नहीं बोल रही हूँ मैं, आगे पीछे भी हो सकता है, बट वहाँ पे हम बात करते हैं तो कोज ऑफ एक्शन की। सेकेंड बात आता है कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था। थर्ड वन कहता है सब फ्रॉड हुआ। फोर्थ कहता है सब नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया। फिफ्थ कहता है कि इंडियन लॉ को डैमेज करता है। और 6 कहता है कि इसने फॉरेन लॉ को ही एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमने 6 पॉइंट बताए हैं कि कब कब जो है आप इनको जो है कैंसिल करवा सकते हैं, कब कब कंक्लूसिव नहीं होगा। तो सबसे पहले आता है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा इसको नहीं सुना गया था। देन दूसरा आता है ये आपके पास मेरिट के आधार पर नहीं था। तीसरा आता है यहाँ पर आपके पास कि साहब इन्होंने तीसरे में क्या किया, इन्होंने कि साहब ये इंडियन लॉ को जो है डैमेज करता है। फोर्थ वन कहता है साहब नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ। फिफ्थ वन कहता है साहब फ्रॉड हुआ है। और 6 वन कहता है कि साहब ये फॉरेन लॉ को ही फॉलो नहीं कर रहा है। ये 6 के 6 पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए ताकि एग्जाम में आप आराम से इसको लिख के आ सकते हैं। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 14। तो 13 के 6 पॉइंट आपके की पॉइंट लगा लीजिएगा। और सेक्शन नंबर 14 कहता है प्रिजम्पशन। क्या बात करता है? प्रिजम्पशन की। कोर्ट यहाँ प्रिजम्पशन करता है। कैसी प्रिजम्पशन करता है? शेल प्रिजम्पशन करता है कि जब कभी भी फॉरेन कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया है, जब कभी भी फॉरेन कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया है और आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आते हैं, तो कोर्ट ये सेल्फ प्रिज्यूम करता है कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको सर्टिफाइड किया गया है। कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको सर्टिफाइड किया गया है। यही बात हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। जब फॉरेन जजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कहाँ पढ़ते हैं? तो इसके साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे सेक्शन नंबर। कहाँ पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में? यही बात। तो हम लिखेंगे सेक्शन नंबर 86 ऑफ IEA। क्या कहा? सेक्शन 14 प्रिजम्पशन करते हैं फॉरेन जजमेंट की। ये बात कहाँ लिखी है? इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 86 में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 और सेक्शन 14 की। सेक्शन 13 और सेक्शन 14 की जो हम बात कर रहे हैं, वहां आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमने फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट की परिभाषा कहां पढ़ी। फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट की परिभाषा हमने कहां पढ़ी? एक आपके लिए रिकॉल था थोड़ा सा। फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट की परिभाषा CPC में कहां पढ़ी? तो हमने पढ़ी थी सेक्शन नंबर 2 का 5 एंड 2 का 6। याद आ गया? सेक्शन नंबर 2 का 5 एंड 2 का 6 ऑफ CPC कहता है फॉरेन कोर्ट्स क्या समझते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया में है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको फॉरेन कोर्ट कहा गया है। और 6 कहता है फॉरेन कोर्ट क्या देता है? फॉरेन जजमेंट देता है। उन दोनों को डेफिनेशन इसलिए देना पड़ा क्योंकि दोनों यहाँ पे वापस कोरिलेट हो रहा है सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 14 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? तो आता है हमारे पास अगला टॉपिक। तो हमने क्या किया था उस दिन? हमने देखा था एक चीज जिसके अंदर हमने नोट किया था। क्या नोट किया था? कि पहला जो हमारा टारगेट था वो था जुरिडिक्शन एंड पहला जो हमारा टारगेट था वो था जुरिडिक्शन। क्या पढ़ा था हमने? 9 to हमने पढ़ा था 14। सेकेंड हमने पढ़ा था 15 to 20। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 15 to 20 क्योंकि ये हमारा RJS का क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था ये RJS के क्वेश्चन में आ भी चुका है। क्या कहता है? प्लेस ऑफ सू। क्या आएगा अब आपके पास? प्लेस ऑफ सू। कहां से कहां तक पढ़ेंगे हम? तो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 15। फिर से आपका प्री का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है।
जब भी सिविल कोर्ट में जाएंगे, क्या कहा मैंने, जब भी सिविल कोर्ट में जाएंगे तो मैटर कहाँ इंस्टीट्यूट होगा, तो एक वर्ड आता है लोएस्ट कोर्ट में। कहाँ पर इंस्टीट्यूट होगा, लोएस्ट कोर्ट में। यही आपका प्री का सवाल है, तो लिखिए इस पर लोएस्ट कोर्ट में। हाँ, आप लोगों के आंसर एकदम सही हैं। गुप्ता जी, संजना जी, एकदम सही आंसर दिया आप लोगों ने। आते हैं यहाँ पर लोएस्ट कोर्ट, तो कोर्ट कहाँ पर जाएंगे हम, निम्नतम श्रेणी के न्यायालय, निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में। तो 15 कहता है कि लोएस्ट कोर्ट में जाएंगे, और लोएस्ट कोर्ट का मतलब है निम्नतम श्रेणी के कोर्ट के अंदर जाएंगे। देन आता है हमारे पास 16। सेक्शन नंबर 16 कहता है कि सूट कहाँ इंस्टीट्यूट किया, तो बोला जहां पर आपका सब्जेक्ट मैटर है। क्या कहा, सब्जेक्ट मैटर है। आप देखिए सेक्शन में 16, तो इसके अंदर आपके कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। इन पॉइंट्स की जब हम बात करेंगे तो आपका मैटर जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है वहां जाएंगे। और साथ ही साथ ये कहता है कि जहां डिफेंडेंट डिसाइड करता है, बिजनेस के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो वहां भी सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 17 कहता है आपका जहां आपका जुडिक्शन मोर देन 2 कोर्ट में आता है, तो देन क्या करेंगे, सेवरल कोर्ट में आता है, तो बोलता है सेवरल कोर्ट, सेवरल कोर्ट्स। तो उन्होंने कहा कि दोनों में से कोई भी कोर्ट उसको डिसाइड कर सकता है। इज एग्जाम्पल, आपके पास 50 बीघा जमीन है, उसका कुछ हिस्सा जो है एक डिस्ट्रिक्ट के पास है और कुछ हिस्सा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पास है, तो दोनों में से कोई भी उसकी ट्रायल कर सकता है। सेक्शन नंबर 18 डायरेक्ट आपका प्री का क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी। क्या वर्ड यूज किया मैंने, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन था कहाँ पे अनसर्टेनिटी दिया गया है, तो आता सेक्शन 18। सेक्शन 18 की खासियत है कि जब कभी भी ट्रायल की जाती है तो लिखते हैं अनसर्टेनिटी के आधार पर मैंने इसको ट्रायल किया, बट शर्त है वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। तो डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन है। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये अनसर्टेनिटी कहाँ दिखाई गई है, तो बोला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये अनसर्टेनिटी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये अनसर्टेनिटी, कॉन्ट्रैक्ट हम शॉर्ट में लिखेंगे ICA। क्या लिखते हैं, ICA। सेक्शन नंबर 29, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 29 कहता है जहां कई अनसर्टेनिटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, सब वॉइड हो जाएगा। तो याद है कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था अनसर्टेनिटी सेक्शन नंबर 29 में। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 हमें 2 बातें बताती है। क्या बातें बताती है, 2। तो हमें 2 बातें याद रखनी है सेक्शन नंबर 19 की। एक बताती है आपकी बॉडी और दूसरी बताती है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। किसकी बात बताता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। जब कभी भी आपकी बॉडी या मूवेबल प्रॉपर्टी को हार्म हुआ तो केस कहाँ कर सकते हैं, तो जहाँ आपको हार्म हुआ है या जहाँ तक आप वहाँ गए थे। इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जाम में आता है कि आप जो हैं जोधपुर से रवाना हुए और जयपुर गए, उस दौरान बीच में किसी ने आपका डिफेमेशन कर दिया है या आपका कोई मटेरियल खो गया है, तो आपका केस कहाँ कर सकते हैं, तो बोला जोधपुर से लेकर जयपुर तो कहीं पर भी कर सकते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल आता है, राम, श्याम और मोहन। राम रहने वाला है बाड़मेर का, मोहन रहने वाला है जोधपुर का और श्याम रहने वाला है जयपुर का। क्लियर, हमारे पास एक था राम, एक है श्याम और एक है मोहन। ये रहते हैं भाई साहब बाड़मेर में, ये रहते हैं जोधपुर में और ये रहते हैं जयपुर में। इन तीनों ने एक मीटिंग अटेंड की थी दिल्ली में। ये तीनों भागी भागी कहाँ गए थे, हमारे पास दिल्ली में गए थे एक मीटिंग अटेंड करने। जब दिल्ली में मीटिंग अटेंड करने गए थे तो क्या हुआ, तो दिल्ली गए थे, तो ये श्याम जी जो है हमारे, इन्होंने इन दोनों की डिफेमेशन कर दी। क्या कर दी, डिफेमेशन। तो अब राम और मोहन श्याम के अगेंस्ट केस कहाँ फाइल कर सकते हैं। श्याम जी थोड़े नटखट हैं हमारे, तो श्याम जी ने क्या किया, राम जी की और मोहन जी की डिफेमेशन कर दी। तो अब डिफेमेशन का केस कहाँ फाइल कर सकते हैं, राम और मोहन। तो बोला ये दिल्ली में केस फाइल कर सकते हैं, ये बाड़मेर में केस फाइल कर सकते हैं, ये यहाँ पर कर सकते हैं। बोला नहीं, जो राम और मोहन है ये दिल्ली में केस फाइल कर सकते हैं और ये जोधपुर में केस फाइल कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, 2 चीजें। जहां पे प्लेंटिफ रहता है वहां पर सिविल सूट कभी भी इंस्टीट्यूट नहीं किया जाता। पहली लाइन लिख दीजिए, जहां प्लेंटिफ रहता है वहां सिविल सूट इंस्टीट्यूट नहीं करते। तो फिर कहाँ करते हैं, तो आता है जहां पर डिफेंडेंट रहता है, और हमारे श्याम जी कहाँ के रहने वाले, जोधपुर के, और कहाँ कि सब जहाँ कोज ऑफ एक्शन आया। तो आपका इलिस्ट्रेशन भी यही लिखा है, आप अपने इलिस्ट्रेशन को लिख सकते हैं दोनों जगह में से कहीं भी। यहाँ पे क्या क्या नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपके पास
देखिए बाड़मेर नहीं आएगा और जयपुर नहीं आएगा, तो एक लाइन लिखिए कि जहाँ पर प्लेंटिफ रहता है वहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेंटिफ थे, एक था राम और एक था हमारा प्लेंटिफ मोहन। यहाँ पर ना तो बाड़मेर में होगा ना जयपुर में, तो फिर कहाँ होगा? तो बोला दिल्ली में, जहाँ कोज ऑफ एक्शन हुआ है, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रहता है। और डिफेंडेंट कहाँ रहता है हमारा? तो बोला डिफेंडेंट हमारा जोधपुर में रहता है। सेम ऐसी ही बात करता है सेक्शन नंबर 20, और सेक्शन नंबर 20 भी यही कहता है कि जहाँ पर कोई मैटर आपको इंस्टीट्यूट करना है, वो मैटर 16 में भी नहीं आता, 17 में भी नहीं आता, 18 में भी नहीं आता, 19 में भी नहीं आता, तो देन क्या करेंगे? तो वहाँ फिर 2 वर्ड है, जहाँ कोज ऑफ एक्शन रेज हुआ हो या जहाँ डिफेंडेंट डिसाइड करता हो। जहाँ कोज ऑफ एक्शन रेज हुआ हो या जहाँ डिफेंडेंट डिसाइड करता हो, अर्थात इनमें से किसी में नहीं है, इन 2 में से कहीं भी किया जा सकता है। तो घूम फिर के वही बात आती है। आरजेएस प्री 2015 का क्वेश्चन था, यहीं से कुछ कंफ्यूजन हो गए थे क्योंकि यहाँ पर दोनों वर्ड आ गए थे। क्योंकि सेक्शन 20 में आप देखें तो सेक्शन 16, 17, 18 और 19 इंक्लूड हो गया। कोज ऑफ एक्शन और डिफेंडेंट तो सभी जगह की बात कर रहे हैं हम लोग। कोज ऑफ एक्शन सब्जेक्ट मैटर, कोज ऑफ एक्शन सेवरल कोड, कोज ऑफ एक्शन अनसर्टेनिटी, कोज ऑफ एक्शन बॉडी या मूवेबल प्रॉपर्टी। तो कहीं लोगों के 2015 में क्वेश्चन गलत हुआ था क्योंकि सेक्शन 20 में ही समाहित है 16, 17, 18, 19। तो अब आप उसको गलत मत कीजिएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। दिल्ली और जोधपुर, आपका आंसर एकदम सही है दिनेश जी, दिल्ली और जोधपुर में ही है। तो आज हमने देखा सेक्शन नंबर 9 से लेकर सेक्शन नंबर 20 तक, और सेक्शन नंबर 9 से 20 तक सारे के सारे आरजेएस प्री और मेन के क्वेश्चन है। तो 9 में हमने देखा था किसकी बात करता है, 9 सिविल नेचर के सूट की बात करता है। 10 हमने देखा था रेस सब जुडाइस से आप क्या समझते हैं। 11 देखा था रेस जुडिकेटा से आप क्या समझते हैं। 12 कहता है बार ऑफ द सूट। 13 कहता है फॉरेन जजमेंट कब जो है कंक्लूसिव होंगे। 14 कहता है क्या उनका प्रिजम्पशन करेंगे। 15 कहता है लोएस्ट कोर्ट। 16 कहता है सब्जेक्ट मैटर। 17 कहता है सेवरल कोर्ट। 18 कहता है अनसर्टेनिटी। 19 कहता है बॉडी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। और 20 कहता है कोज ऑफ एक्शन। बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।